हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम अर्थात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए पीसीएसजे के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे एक वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल विधिकारी पर और यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो सकें और आपकी अपनी तैयारी जो है और बेहतर कर सकें। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या किस प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन विधि द्वारा अपरिवर्तनीय करार शून्य होता है। तो यह कथन सही है। तो इसमें से यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है। तो पहला है विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार। तो यह जो करार है यह शून्य होता है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और धारा 28 में यह कहा गया है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक जो प्रत्येक करार हैं वह शून्य होंगे। दूसरा है व्यापार के करार। तो व्यापार के अवरोधक करार भी शून्य होते हैं और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है कि व्यापार के अवरोधक करार शून्य होते हैं। तीसरा है प्रपीड़न के अंतर्गत करार। तो प्रपीड़न के अंतर्गत जो करार है वह शून्य नहीं होते हैं बल्कि ये शून्यकरणीय होते हैं। तो इस प्रकार से यही है जो कि शून्य नहीं है। और प्रपीड़न के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुचित प्रभाव संबंध को जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत असम्यक असर के तहत जो है इसको प्रयोग किया गया है इस शब्द को। और इसके अनुसार असम्यक असर से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो कि इस स्थिति में है कि वह दूसरे व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल सके और उस दबाव के तहत उस व्यक्ति से कोई कार्य करा सके या उससे कोई करार करता है और जिसके कारण वह जो दूसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर वह प्रभाव डाला गया है वह उसका विरोध नहीं कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है असम्यक असर के अंतर्गत कहा जाता है। जैसे डॉक्टर और मरीज का संबंध, यह भी असम्यक असर के अंतर्गत आता है क्योंकि डॉक्टर जो है यहाँ प्रभावी स्थिति में है और मरीज को जो कुछ कहता है मरीज को मानना ही पड़ता है। लेकिन ग्राहक और दुकानदार का ये जो संबंध है यह असम्यक असर या अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। और जो असम्यक असर के प्रभाव में अगर कोई संविदा या करार किया जाता है तो यह हमेशा शून्यकरणीय होता है। शून्यकरणीय करार होता है असम्यक असर, प्रपीड़न, इन सब के अंतर्गत आने वाला। और दूसरा है वकील और मुवक्किल का संबंध। तो यह भी असम्यक असर के अंतर्गत है। मालिक और नौकर का संबंध, यह भी असम्यक असर के अंतर्गत है। लेकिन ग्राहक और दुकानदार का संबंध असम्यक असर के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, ए जिसने अपने पुत्र को बी को उसकी अवयस्कता के दौरान धन उधार दिया था और बी के वयस्क होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उधार धन की राशि से अधिक धन के लिए बंधपत्र प्राप्त कर लेता है। तो ए का जो कार्य है वह धारा 16 के अंतर्गत असम्यक असर कहलाएगा और असम्यक असर कहलाएगा इसलिए यह जो करार है वह शून्यकरणीय होगा। अर्थात यह बंधपत्र की जो धनराशि है उसे देने के लिए जो उसका पुत्र है वह बाध्य नहीं होगा। यह प्रश्न जो है धारा 16 के दृष्टांत का पर ही आधारित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इसमें से कपट की कोटि में नहीं आता है। तो कपट की जो परिभाषा है वो धारा 17 के अंतर्गत दी गई है संविदा अधिनियम के अंतर्गत और इसमें जो है कपट को परिभाषित किया गया है। तो इसको देखते हैं कि इनमें से कौन सा कपट नहीं है। तो पहला है किसी तथ्य को जो सत्य नहीं है यह विश्वास न होते हुए प्रस्तुत करना कि वह सत्य है। तो यह कथन सही है कि यह कपट के अंतर्गत आएगा। दूसरा है किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाना। तो यह भी कपट के अंतर्गत आता है। तीसरा है ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि वह सत्य है और बिना यह जाने कि वह मिथ्या है कोई व्यपदेशन करना। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक किसी तथ्य के सही होने का विश्वास करता है तो ऐसी स्थिति में यह जो उसका कथन होगा वह कपट नहीं होगा। दूसरा है पालन करने का कोई आशय रखे बिना कोई वचन देना। तो यह भी कपट के अंतर्गत ही आता है।
अब जो है धारा 17 के अंतर्गत जो कपट की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जो कपट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो इसमें पहला है कि कोई बात जो सही नहीं है और उसका उस जो है सही के रूप में किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना, यह कपट है। किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, तो यह भी कपट है। कोई वचन जो पालन करने के आशय के बिना दिया जाता है तो वह भी कपट है। और कोई प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य भी कपट के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि घोषित करे। तो इस प्रकार के 5 कार्य जो है धारा 17 के अंतर्गत बताए गए हैं कि ये जो 5 कार्य हैं यह कपट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बी जो है ए से कहता है कि यदि आप इनकार नहीं करते हैं तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा स्वस्थ है, और यहाँ ए कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसी स्थिति में जो ए का कार्य है वह कपट होगा, और कपट की जो परिभाषा है वो धारा 17 के अंतर्गत दी गई है। और यह जो प्रश्न है वह धारा 17 के दृष्टांत ग पर आधारित है, और उसमें यह बताया गया है कि ए से बी कहता है कि यदि आप इस बात का इनकार न करें तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा बेऐब है, और ए जो है कुछ नहीं कहता। तो यहाँ ये जो ए का मौन है वह बोलने के तुल्य है। तो अर्थात कपट और दुर्व्यपदेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कपट की जो परिभाषा है वो धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है, और दुर्व्यपदेशन की जो परिभाषा है वो धारा 18 के अंतर्गत बताई गई है। तो इसमें से पहला है, दोनों जो है यह कपट और दुर्व्यपदेशन संविदा को शून्यकरणीय बनाते हैं, तो यह कथन सही है। दूसरा है, कपट जो है वह दुष्कृति में नुकसानी के लिए वाद हेतु प्रस्तुत करता है, तो यह कथन भी सही है। और तीसरा है, साधारण दुर्व्यपदेशन एक दुष्कृति भी है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि साधारण दुर्व्यपदेशन कोई अपराध नहीं है, बल्कि जब वह करार के दौरान या संविदा के दौरान दुर्व्यपदेशन किया जाता है तो वह जो है एक दुष्कृति होगा। तो इस प्रकार से 1 और 2 ये जो है पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार किस प्रकार होता है। तो स्वतंत्र सहमति के बिना अगर कोई करार किया जाता है तो ऐसा जो करार है या तो शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए हमको कुछ धाराओं को देखना होगा, क्योंकि स्वतंत्र सहमति के बिना जो किया गया करार है यह शून्यकरणीय होगा या शून्य होगा, ये जो है कैसे साबित होगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो धारा 14 के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है कि स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी कि कोई स्वतंत्र सहमति जो है वह स्वतंत्र है, तो इसमें यह बताया गया है कि जब वह धारा 15 से लेके 20 तक या 22 तक के अंतर्गत कोई सहमति आती है तो यह मानी जाएगी कि वह सहमति स्वतंत्र नहीं है। तो 15 में है प्रपीड़न के अंतर्गत, 16 में है असम्यक असर के अंतर्गत कोई जो सहमति की जाती है, 17 में कपट के अंतर्गत, 18 में दुर्व्यपदेशन के अंतर्गत, और 20 में जो है भूल के अंतर्गत। तो अगर इस प्रकार की कोई सहमति जो कारित की जाती है करार करने के लिए तो माना जाएगा कि वह जो सहमति है वह स्वतंत्र नहीं है। और धारा 19 को अगर हम देखते हैं तो धारा 19 के अंतर्गत यह बताया गया है कि स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया जो करार है वह शून्यकरणीय होगा। तो यहाँ पे शून्यकरणीय घोषित करता है, लेकिन हमने बताया है कि जो स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया जो करार है वह शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा। तो शून्यकरणीय के बारे में तो प्रावधान धारा 19 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन धारा 20 को जब हम देखते हैं तो धारा 20 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तो ऐसा जो करार है वह शून्य होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए कम से कम इन तीनों धाराओं को एक साथ पढ़ना होगा, धारा 14, धारा 19 और धारा 20। अन्यथा अगर हम केवल धारा 19 को देखेंगे तो इसके अंतर्गत हमें यही प्रश्न मिलेगा, उत्तर मिलेगा कि स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार शून्यकरणीय होता है। लेकिन जब हम धारा 20 को देखते हैं, क्योंकि 14 में स्वतंत्र सहमति को बताया गया कि कोई सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, तो प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, भूल, मिथ्या व्यपदेशन तो है ही है, लेकिन जो भूल है वो भूल के आधार पर यह शून्य होता है करार। तो इसके बारे में जो प्रावधान धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, जहां किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में जो कि करार के लिए आवश्यक है भूल के कारण हो तो वहां जो ऐसा करार है वह शून्य होगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तो करार शून्य होगा, और तथ्य कैसा हो जो कि करार के लिए मर्मभूत हो।
अगर करार के लिए मर्मभूत किसी तथ्य पे दोनों पक्षकार भूल करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो करार होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किए गए करार की प्रकृति क्या होगी। तो वही प्रश्न है जो अभी हमने देखा है कि धारा 20 के अंतर्गत जब एक ही तथ्य है जो कि करार के लिए मर्मभूत है और दोनों पक्षकार उस पर भूल कर रहे हैं तो वह करार शून्य होगा। नेक्स्ट, ए और बी इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट जो ऋण है वह भारतीय परिसीमा विधि द्वारा कारित है, अर्थात भारतीय जो परिसीमा विधि है उसके उल्लंघन में है कोई विशेष ऋण। तो ऐसी जो संविदा है इसके संबंध में ए और बी ये दोनों ही गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं। तो ऐसी जो संविदा है यह वैध संविदा होगी, और क्योंकि इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 21 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो प्रश्न है यह भी धारा 21 का जो दृष्टांत है उसी पर आधारित है। तो धारा 21 में जो प्रावधान है उसको हम देखते हैं। तो 21 के अनुसार कोई संविदा इस कारण शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्ति की विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी। तो भारतीय परिसीमा विधि के संबंधित अगर भूल के कारण दोनों पक्षकारों के द्वारा कोई संविदा की जाती है तो ऐसी जो संविदा है या ऐसा जो करार है वह शून्यकरणीय नहीं है। लेकिन यह भी नहीं कहीं बताया गया है कि वह शून्य है, तो शून्य भी नहीं बताया गया है तो और इसलिए यह वैध होगी। लेकिन अगर यही भारतीय विधि के अलावा अगर किसी विदेशी विधि पर आधारित अगर भूल होती कि दोनों पक्षकार विदेशी विधि पर कोई भूल करते हैं तो उसका प्रभाव वही होगा कि जो कि तथ्य की भूल का होता है। और तथ्य की भूल के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 20 के अंतर्गत बताया गया है कि जब दोनों पक्षकार तथ्य की भूल के अंतर्गत कोई जो है करार करते हैं तो वह करार शून्य होगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा वाद समदोष या पैरी डेलिक्टो सिद्धांत से संबंधित है। तो इस केस में जो है ओमकारमल बनाम बनवारी लाल का जो केस है वह समदोष सिद्धांत से संबंधित है और इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि जहां दोनों पक्षों का दोष बराबर हो तो ऐसी स्थिति में विधि जो है हस्तक्षेप नहीं करती है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 में कौन सा उल्लिखित नहीं है। तो धारा 23 के अनुसार कौन से प्रतिफल और उद्देश्य हैं जो विधिपूर्ण हैं और कौन से उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं हैं। तो इसके अनुसार ऐसे प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होंगे जो कि विधि द्वारा निषिद्ध हों, कपटपूर्ण हों और अनैतिक हों। लेकिन जो अवैध है यह उल्लेख जो है धारा 23 के अंतर्गत नहीं किया गया है। नेक्स्ट, यदि एक करार का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो ऐसा जो करार है वह किस प्रकार का करार माना जाएगा। तो जो ऐसा करार है वह शून्य होगा और अवैध होगा। तो यह शून्य और अवैध दोनों होता है। नेक्स्ट, विधि विरुद्ध उद्देश्य और प्रतिफल भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न में से किस धारा में वर्णित हैं। तो विधि विरुद्ध प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 23 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है या लोकनीति एक अनियंत्रित शैतान है, यह कथन किस केस में कहा गया था। तो यह केस जो है रिचर्डसन बनाम मैलिस के केस में कहा गया था और इसमें जो है यह बताया गया कि संविदा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत जो करार लोकनीति के विरुद्ध होते हैं वे करार शून्य होते हैं। नेक्स्ट, ए उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में बी के विरुद्ध संस्थित किया है छोड़ देने का वचन कर देता है और बी ली गई चीज़ों का मूल्य लौटाने का वचन देता है। तो इस मामले का जो करार है यह कैसा करार होगा। तो ऐसा जो करार है वह शून्य है क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वही विधिपूर्ण नहीं है, अर्थात यह करार इसलिए शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है और यह जो है धारा 23 के तहत जो है यह करार शून्य होगा। और धारा 23 में वही बताया गया है कि जो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य से अगर कोई करार किया जाता है तभी वह करार वैध होगा, अन्यथा शून्य होगा। नेक्स्ट, बी के लिए लोक सेवा में नियोजन प्राप्त करने का वचन ए देता है और ए को 1000 रुपये देने का वचन देता है। ए और बी के मध्य किया गया जो करार है वह किस प्रकार का करार होगा। तो ऐसा जो करार है वह शून्य है क्योंकि यहाँ पे अवैध कार्य को करने के लिए संविदा की जा रही है कि तुम हमें 1000 रुपये दो तो हम तुमको लोक सेवा में नियोजित कर देंगे या उसमें नौकरी दिला देंगे। तो यह जो प्रश्न है वह धारा 23 के दृष्टांत
ई पर आधारित है। नेक्स्ट, ए बी से करार करती है कि वह उसकी वैयक्तिक सचिव के रूप में कार्य करेगी तथा उसके साथ जारकर्म करते हुए निवास करेगी और इसके लिए बी उसे 20,000 रुपये प्रतिमाह देने का वचन देता है। तो इस प्रकार का जो करार है यह शून्य होगा, क्योंकि जो उसका वैध भाग है कि वह उसके व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्य करेगी और वह उसके विधि विरुद्ध भाग से पृथक नहीं किया जा सकता, और विधि विरुद्ध जो कार्य है वह जारता है। तो इस प्रकार से ये जो है यह वैध कार्य को अवैध कार्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो यह करार है वह शून्य होगा। नेक्स्ट, प्रतिफल के बिना किए गए करार के संबंध में क्या सही है? तो प्रतिफल के बिना अगर कोई करार किया जाता है तो ऐसा जो करार है यह लिखित हो, पंजीकृत हो और पक्षकार के जो निकट संबंधी हों उनके बीच में किया गया हो तथा नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो, तभी यह करार वैध होगा, अन्यथा यह जो करार है वह शून्य होगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 25 में यह बताया गया है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होगा, सिवाय उसके जबकि वह लिखित हो, पंजीकृत हो और किसी पक्षकार के निकट संबंधी के बीच में हो और उनके बीच में नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो। नेक्स्ट, न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है? तो न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है कि प्रतिफल के बिना करार, और प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 25 के अंतर्गत बताया गया है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद बताए गए हैं जो कि अभी हमने देखा है कि वह लिखित, पंजीकृत हो और नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के अंतर्गत किया गया हो। अधिनियम की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो पहला है प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, सही है धारा 25 के अनुसार। दूसरा है विधि की दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए, तो यह कथन भी सही है। और तीसरा है प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि धारा 25 का जो स्पष्टीकरण 2 है, स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत यह करार बताया गया है कि कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सहमति स्वतंत्रता से दी गई है केवल इस कारण से शून्य नहीं होगा कि जो प्रतिफल है वह अपर्याप्त है। तो इसलिए 1 और 2 ये जो है यही कथन सही है, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है यह 2018 में PCHA में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, और इसमें ये देखते हैं कि क्या इसमें स्थिति होगी। तो पहला है किसी विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है, तो यह कथन सही है। दूसरा है वाद लाने से प्रविरत रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल माना गया है, तो यह कथन भी सही है। दूसरा है प्रतिफल का वचन के अनुरूप पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, तो यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से ये 1, 2 और 3 ये तीनों जो कथन हैं ये सही हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1997 के द्वारा संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संशोधन किया गया था? तो 1997 का जो संशोधन अधिनियम था इसके तहत संविदा अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत संशोधन किया गया था। और धारा 28 के अंतर्गत देखते हैं कि क्या प्रावधान किया गया है। तो धारा 28 में यह है कि विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक जो करार होते हैं वो शून्य होते हैं, यही प्रावधान धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, संविदा अधिनियम के अधीन काल बाधित ऋण देने का जो वचन है यह किस प्रकार का है? तो कालातीत या काल बाधित ऋण देने का जो वचन है यह प्रवर्तनीय है, अर्थात इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। नेक्स्ट, ए नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र बी को 1,000 रुपये देने का वचन देता है और बी के प्रति अपने वचन को ए लेखबद्ध करता है और उसे प्रवर्तित करता है, तो यह जो है एक संविदा हो गई है। तो सामान्य नियम तो यही है कि जो प्रतिफल के बिना जो किया गया करार है वह संविदा नहीं होती है, अर्थात वह करार शून्य होता है। लेकिन उसका अपवाद भी धारा 25 में बताया गया है कि अगर वह नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के अंतर्गत किया जाता है तथा उसे लेखबद्ध किया जाता है और उसको पंजीकरण कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो ऐसा जो करार है वह संविदा हो जाता है और उसका प्रवर्तन न्यायालय के द्वारा कराया जा सकता है। नेक्स्ट, कथन ए है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, तो यह कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 25 में किया गया है। दूसरा है कारण आर,
प्रतिफल जो है वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। तो यह कथन भी सही है, लेकिन यह जो कारण है यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, एक बाजी करार किस प्रकार का करार होता है? तो एक जो बाजी करार होता है यह एक शून्य करार होता है, और इसके बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है कि पद्म या बाजी करार जो है वह शून्य होता है, और इसका जो प्रवर्तन कराने के लिए अर्थात जो जीती गई धनराशि है बाजी में उसको जीतने प्राप्त करने के लिए कोई केस नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जो खेल है या बाजी है वह अनिश्चित घटना है। भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित संविदा का प्रवर्तन कब कराया जा सकता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 32 यह प्रावधान करती है कि ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो तो उसका प्रवर्तन तब कराया जा सकता है जबकि वह घटना घटित हो जाती है। अर्थात इसका जो पहला विकल्प है यह सही है कि जब घटना घटित हो जाती है तब उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। नेक्स्ट, ए बी के साथ संविदा करता है कि वह बी को 20,000 रुपये भुगतान करेगा यदि बी का घर जल जाएगा। तो यह किस प्रकार की संविदा है? तो यह जो है एक समाश्रित संविदा है, अर्थात आकस्मिक संविदा है, और यह किसी उसके घर जलने पर आधारित है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 31 के अंतर्गत समाश्रित संविदा के अंतर्गत किया गया है, और यह जो प्रश्न है वो धारा 31 के दृष्टांत पर आधारित है, और उसका दृष्टांत यह कहता है कि बी से ए संविदा करता है कि यदि बी का घर जल जाए तो वह बी को 10,000 रुपये देगा। तो यहाँ पर इसका प्रवर्तन तभी कराया जा सकता है जबकि उसका घर जल जाए। नेक्स्ट, जीवन बीमा की संविदा किस प्रकार की संविदा मानी जाती है? और तो जो जीवन बीमा की संविदा है जिसका पालन किसी भविष्य की घटना पर आश्रित होता है या आधारित होता है, तो यह एक समाश्रित संविदा कहलाती है। समाश्रित अर्थात भविष्य की घटनाओं पर आश्रित जो संविदा है यह समाश्रित संविदा कहलाती है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 31 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, ए करार करता है कि यदि बी ए की पुत्री सी से विवाह कर ले तो वह बी को 1,000 रुपये देगा, और करार के समय सी जो है वह मर चुकी थी। तो यह जो करार है वह किस प्रकार का करार होगा? तो ऐसा करार शून्य करार हो गया है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 36 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 36 में यह बताया गया है कि असंभव घटनाओं पर आश्रित करार शून्य होता है, क्योंकि जो पुत्री सी थी और सी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इस करार का जो पालन है वह असंभव हो चुका है, इसलिए अब यह करार का पालन नहीं कराया जा सकता है और करार शून्य हो चुका है। नेक्स्ट, होचेस्टर बनाम डी ला टूर का जो केस है वह किससे संबंधित है? तो उनका जो केस है यह पूर्वकालिक संविदा भंग से संबंधित है, अर्थात जो संविदा का जो पालन का समय है अगर उसके पहले ही किसी संविदा को भंग कर दिया जाता है तो उसे ही पूर्वकालिक संविदा भंग कहा जाता है। और इस केस में यह निर्णय दिया गया कि जब कोई पक्षकार संविदा पालन के लिए नियत समय से पहले ही संविदा को भंग कर देता है या पालन करने से इनकार कर देता है या उसको अपने आप को इस निर्योग्य बना देता है ताकि वह संविदा का पालन न कर सके, तो इसे ही संविदा पूर्वकालिक संविदा भंग कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार होता है अर्थात जो दूसरा पक्षकार होता है वह संविदा को समाप्त कर सकता है और जिस व्यक्ति के द्वारा संविदा भंग की गई है उससे क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर की मांग कर सकता है। नेक्स्ट, संविदा का उन्मोचन कैसे होता है? तो संविदा का जो उन्मोचन होता है इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 37 के अंतर्गत दिया गया है। उन्मोचन के बारे में धारा 37 में प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो संविदा का उन्मोचन है उसके पालन के द्वारा, करार के द्वारा और भंग के द्वारा, अर्थात उपरोक्त सभी रीतियों से संविदा का उन्मोचन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविदा के प्रातिनिधिक अनुपालन के लिए नियम अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो प्रातिनिधिक अनुपालन के लिए जो प्रावधान है वो धारा 40 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो यह
धारा 40 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविदा के में अगर किसी शर्त से यह स्पष्ट है कि वचनदाता स्वयं ही उसका पालन करेगा, तभी वह जो है उसका पालन करने के लिए बाध्य है, अन्यथा जो उसके प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी वचन का पालन किया जा सकता है। अर्थात वह व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी वचन का पालन कर सकता है। तो इसे ही प्रतिनिधिक अनुपालन का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि धारा 40 के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट है, बी के लिए एक रंग चित्र बनाने का ए वचन देता है। तो इस मामले में ए जो है इस वचन का पालन करने के लिए बाध्य स्वयं होगा। यहाँ वह अपने प्रतिनिधि को इसका अनुपालन करने के लिए जो है नियुक्त नहीं कर सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 40 में है, और यह जो प्रश्न है यह धारा 40 के दृष्टांत ख पर आधारित है। और इसमें यह कहा गया है कि बी के लिए एक रंगचित्र बनाने का ए वचन देता है, तो ए को इस वचन का स्वयं पालन करना होगा। नेक्स्ट, ए, बी और सी डी को 30,000 रुपये संयुक्त रूप से देने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो उनका दायित्व कैसा होगा? तो यहाँ पे जो है उनका जो दायित्व है वह संयुक्त भी होगा और पृथक होगा। तो इस प्रकार से इनका जो दायित्व है वह संयुक्त और पृथक दोनों होगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 43 के अनुसार संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी अनुपालन के लिए विवश किया जा सकता है, अर्थात इनको संयुक्त रूप से भी विवश किया जा सकता है और अलग अलग एक एक व्यक्तियों को भी पालन के लिए विवश किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी संविदा के पालन करने के लिए युक्तियुक्त समय क्या होगा? तो यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो जो समय का जो पालन है उसका युक्तियुक्त समय जो है यह एक तथ्य का प्रश्न होता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 46 में यह बताया गया है कि वचन पालन के लिए समय जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय निर्दिष्ट न हो, तो संविदा का जो पालन है वह युक्तियुक्त समय के अंदर किया जाएगा। और धारा 46 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि युक्तियुक्त समय क्या होगा, यह एक तथ्य का प्रश्न है। ए बी का 2,000 रुपये का कर्जदार है। ए के कर्ज को कम करने के लिए बी जो है ए की कुछ वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कथन सही होगा? तो ऐसी स्थिति में चूंकि वह 2,000 रुपये का कर्जदार है और वह जो है कुछ वस्तु प्रदान करता है, तो वस्तु की जो सुपुर्दगी है वह कर्ज का आंशिक भुगतान माना जाएगा। और यह इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 50 के अंतर्गत दिया गया है संविदा अधिनियम में। और यह जो प्रश्न है धारा 50 के दृष्टांत ग पर आधारित है, अर्थात सी पर आधारित है। नेक्स्ट, वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है। तो असंभव कार्य को करने का जो करार है वह शून्य होता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 56 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 56 के अंतर्गत ही विफलीकरण, नैराश्य का सिद्धांत या विफलता का सिद्धांत या असंभवता का सिद्धांत समाहित है। अर्थात संविदा पालन की असंभवता का सिद्धांत या विफलता का सिद्धांत संविदा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो यह धारा 56 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट, सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम का जो केस है वह किससे संबंधित है? तो यह जो केस है यह संविदा के विफलीकरण या असंभवता से संबंधित है। इसके नेक्स्ट, क्रेल बनाम हेनरी का केस किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्रेल बनाम हेनरी का जो केस है यह नैराश्य या असंभवता के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि धारा 56 के अंतर्गत समाहित है। तो इस नेक्स्ट, टेलर बनाम काल्डवेल का केस किससे संबंधित है? तो टेलर बनाम काल्डवेल का जो केस है यह भी धारा 56 पर आधारित है और नैराश्य के सिद्धांत से ही संबंधित है। नेक्स्ट, अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी शाखा अवैध हो, तो ऐसे स्थिति में क्या कथन सही होगा? तो अनुकल्पी वचन की केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है, अवैध शाखा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 58 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 58 के अनुसार अनुकल्पी वचन की केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है। नेक्स्ट, क्लेटन का नियम भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो क्लेटन का जो नियम है यह धारा 59 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति ए है और इसने बी से
कई सारे कर्ज लिए हैं, तो कई कर्ज लिए हैं और ऐसी स्थिति में यह जो है एक कर्ज जो है वापस करता है, एक धनराशि वापस करता है। साथ ही यह निर्देश देता है कि इसे केवल इसी वाले ऋण के अंतर्गत इसे समाहित किया जाए, इसी के संदर्भ में इसे देखा जाए, बाकी ऋणों के संदर्भ में नहीं। तभी यह जो ऋण है इसके संदर्भ में देखा जाएगा, अन्यथा यह बी के ऊपर है कि उसके द्वारा दी गई जो धनराशि है वह पूरे में समाहित कर ले या किसी एक विशेष में समाहित कर ले। तो इसी नियम को ही क्लेटन का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन यदि संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? अगर दायित्व की प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है तो उसे नवीन या नवीनीकरण कहा जाता है, जिसके बारे में प्रावधान धारा 62 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 62 में यह बताया गया है कि यदि संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या उस संविदा को विखंडित या परिवर्तित करने का करार करें तो मूल संविदा का जो पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसे ही नवीनीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि धारा 62 के अंतर्गत समाहित है। नेक्स्ट, स्कार्फ बनाम जार्डाइन का केस किससे संबंधित है? तो स्कार्फ बनाम जार्डाइन का जो केस है यह जो है संविदा के नवीनीकरण या नवीन से संबंधित है, जो कि धारा 62 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, पिनल्स के केस में प्रतिपादित किया गया सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है, ऐसा निष्कर्ष संविदा अधिनियम की किस धारा से निकलता है? तो जो पिनल्स का केस है, तो पिनल्स का केस जो है भारत में लागू नहीं होता, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 63 के अंतर्गत किया गया है। और पिनल्स के सिद्धांत का जो अनुमोदन था यह फॉक्स बनाम वियर के केस में किया गया था। और अब हम देखते हैं कि धारा 63 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। तो धारा 63 में यह प्रावधान है कि हर एक वचन ग्रहीता अपने को दिए गए किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णतः या भागतः कर सकता है या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकता है। तो यही जो प्रावधान है यह धारा 63 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, ए जो है बी का 5000 रुपये का देनदार है। ए क्या करता है कि बी को 2000 रुपये देता है और बी उसे संपूर्ण ऋण की तुष्टि में स्वीकार कर लेता है। तो अब इस ऐसी स्थिति में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे उस संपूर्ण जो ऋण का उन्मोचन हो जाता है, अर्थात इसका तात्पर्य है कि ए जो है 5000 रुपये का कर्जदार है बी से और उसे 2000 रुपये वापस देता है, लेकिन बी उसका बाकी का ऋण माफ़ कर देता है और वो मान लेता है कि चलो तुम 2000 दिए, हम मान ले रहे हैं कि तुम पूरा हमारा कर्ज ख़त्म कर दिए। तो इसे जो है मान लिया जाएगा कि बी ने बाकी ए का बाकी ऋण माफ़ कर दिया है, इसलिए उस संपूर्ण ऋण का उन्मोचन हो जाएगा। तो यही सिद्धांत धारा 63 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, ए संगीत समारोह में गाने के लिए बी से संविदा करती है और 1000 रुपये अग्रिम राशि प्राप्त कर लेती है। ए इतनी बीमार है कि वह गाना नहीं गा सकती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो ऐसी स्थिति में जो ए है, जो गायिका है, वह अग्रिम जो धनराशि उससे 1000 रुपये प्राप्त की है उसे वापस करने के लिए बाध्य है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 65 के अंतर्गत किया गया है। और यह जो प्रश्न है 65 पर आधारित है और इसका जो 65 का दृष्टांत ग है वही उसी के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। धारा 65 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई है फायदा प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने संविदा अधिनियम के लगभग 50 प्रश्नों को हल किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी में भी काफ़ी सहायक साबित होंगे। तो आप हमारे और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।